इनका आप एक एक चीज़ का ज़रा जायज़ा लीजिएगा, मुसलमानों से कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये देखिएगा कि जो जो आंदोलन चल रहा है, इनके बच्चे भी हैं कि नहीं उसमें। आप आइए, अगर आपको कहीं अलग लग रहा है, आप ओवैसी साहब के बच्चे आगे होने चाहिए, आज इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के बच्चे आगे होने चाहिए। जितने ये लोग मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बस सिर्फ मुसलमानों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि ये भेड़िए हैं, अपने बच्चों को इन भेड़ियों से बचाइए। इनका मंशा क्या है कि आपके बच्चों पे कार्रवाई हो, आपके बच्चे जेल में जाएं, वो तोड़फोड़ करेंगे तो जेल में जाएंगे। इनका फ़ायदा क्या होगा, उनके अंदर असंतोष पैदा होगा। बिल्कुल। तो अब जो शाहीन बाग की आवश्यकता नहीं है, आप आइए ना, पूरी सरकार आपके सामने खड़ी हुई है, आपसे कह रहे आप इस पे इन्हें क्या वो हो रहा है कि आप ये बताइए कि 60 साल के अंदर इन्होंने क्यों नहीं उस पर अस्पताल बनाए, इन्होंने क्यों नहीं कॉलेज बनाए, इन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर। और एक और गज़ब की बात है, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे ये पूछिएगा कि उस संपत्ति के ऊपर जो जिसकी आमदनी हज़ारों करोड़ में होने चाहिए थी, इन्होंने लीज पर दे करके 100 रुपए के अपने मॉल बना लिए। यानी किराया जिस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, आप किराएदार हैं, आपने अन्य किराएदार बना लिए। तो वो जो किराया आपके यहाँ आ रहा है तो आप तो अमीर हो गए। तो ये जो मुसलमान जिनके लिए वो उसकी आमदनी जानी चाहिए थी, आज अगर सरकार ये चाह रही है कि भाई हम वो पैसा इन पे खर्च होगा और उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो आप घबरा क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। अब रह गई बात, आप ये कहें कि भाई आप ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ देश हमारा संविधान से चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सारे कोर्ट में जाइए, वहाँ भी तो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी तो पूछेगा कि 60 साल के अंदर तुमने उसका मिसयूज़ क्यों किया। वो राजेंद्र सिंह सच्चर की उस रिपोर्ट को भी तो कभी तो अध्ययन करेगा कि उन्होंने ये कहा कि जो 170 करोड़ जिसके इस वक्त जिसकी आमदनी है, उसे 12,000 करोड़ बनाया जा सकता था, आपने क्यों नहीं बनाया। और 60 साल के अंदर जिस तरह से लंबा कार्यकाल इन विपक्ष के लोगों को मिला है, जो कल रोल कर रहे थे, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने उसका मिसयूज़ किया कीमती जगहों पर। आज अगर वो कीमती जगह इनसे निकाली जाएगी, इन्हें खाली करना पड़ेगा, तो जब ये खाली करने की बात आएगी तो ये क्योंकि ये सड़कों पर आ जाएंगे, और जो सड़कों पे जिन्हें लाना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप इंतज़ार करिए, विश्वास करिए, एक साधारण घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो दूसरों के दुख और दर्द को जानता है, ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मोदी सरकार वक्फ बिल अधिनियम को दोनों सदनों में पास कर चुकी है, पर बावजूद इसके लगातार इस बिल का विरोध हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। पर इसी पूरे मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे कि जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इस बिल के द्वारा मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, क्या ये वाकई में असलियत है या फिर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, बिल पेश हो चुका है वक्फ बोर्ड अधिनियम का दोनों ही सदनों में। क्या आप मानते हैं कि इस बोर्ड से पारदर्शिता आएगी और जो गरीब मुसलमान है और जो अल्पसंख्यक मुसलमान है यानी कि बोहरा है और जो इसी के साथ पसमंदा मुसलमान है, उनको उनका हक मिलेगा या उनका हक छीना जा रहा है जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मैं सबसे पहले तो अपने देश के लोकप्रिय, मानव प्रेमी, गरीबों के, वंचितों के हमदर्द आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के अति संवेदनशील माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने एक साहस और विज़न के साथ जो 60 साल कांग्रेस ने इन तथाकथित मुस्लिम्स हितैषियों के माध्यम से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया था और उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग किया,
उन्हें एजुकेशन से दूर किया और वोट बैंक बनाए रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो वक्फ संपत्ति 12,000 करोड़ जिसकी संपत्ति से अर्जित किया जा सकता है, जो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सच्चर जी उनके नाम से बनी कमेटी जो कांग्रेस ने ही गठित की थी, उनका ये कहना था कि अगर इन वक्फ संपत्तियों को इनका सही संरक्षण हो जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपए अर्जित किए जा सकते हैं, जो आज की तारीख़ में लगभग 170 करोड़ उसकी आमदनी है, आगे या पीछे। तो आज ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति पर डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों के से उसे छीना जा रहा है, बड़ी हाशियास्पद बात है कि जिस संपत्ति के संरक्षण के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं, ये उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये इस संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेंगे और इस संपत्ति को किसी और को दे देंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद भारत के अंदर बड़े दुख के साथ ये बात मैं कहता हूँ कि इन्होंने इसीलिए प्री प्लान एक मंसूबे के तहत मुसलमानों को एजुकेशन से वंचित किया ताकि ये समझने के लायक न रहें, और वोट बैंक बनाया। आम मुसलमान से आप जाके पूछिए, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। लगभग कुछ चुनिंदा परिवार इस देश के जो मुसलमानों के तथाकथित मसीहा कहलाते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका ज़मीर अगर आपका जो आपका अगर ज़मीर इसकी इजाज़त देता है, आप सच को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप उस कौम के उन बच्चों को जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जिनके हाथों में अमन की झंडियाँ होनी चाहिए थी, आपने गुमराह करके उन्हें सड़कों पर ले आए। और ये वही लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं जिनके ऊपर ये वक्फ संपत्ति की आमदनी खर्च होनी चाहिए थी। बदनसीबी ये है कि जिनके ऊपर खर्च होना चाहिए था उन्हीं को आगे बढ़ा करके, क्योंकि इनकी आमदनी और इनके जो आय के स्रोत हैं उसके ऊपर अब कदगंद लगेगा, तो इन्होंने बिल्कुल वही एक मिसाल कायम की है जो पुराने ज़माने में कहते थे कि कुछ लोग नाक वाले आ रहे थे तो जो बग़ैर नाक वाले थे उन्होंने उन्हें नकटे कहना शुरू कर दिया। मैं आज बड़ी ईमानदारी के साथ मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, उसके अध्यक्ष से करना चाहता हूँ, उनके मेंबरान से करना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ बताओ कि अब तक आपने किसके लिए बैटिंग की है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कि हमने 2010 में एक आंदोलन शुरू किया जो अन्ना हज़ारे के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस वक्त उस ज़माने के अंदर कांग्रेस ने कौन सा करप्शन नहीं किया था, और मुसलमानों को धरातल पे लाने का कौन सा षड्यंत्र नहीं किया था इन्होंने। तो हम इन बातों को महसूस करते थे, निकल कर के हम सड़कों पर आए, पुरअमन हमने धरना दिया, पुरअमन हमने एजिटेशन किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो करप्ट सरकार कांग्रेस के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एक शरीफ आदमी थे, बागडोर तो किसी और के हाथ में थी, और वो बागडोर उनके हाथ में थी कि मुसलमानों से सीधे कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों बताओ, इसका इनसे जवाब लो कि आज पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के ये तीनों परिवार के, एक ही परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये पार्लियामेंट के अंदर हैं,
और ये उन सीटों से हैं जिन सीटों पर अगर ये मुसलमानों को वहाँ मौका देते तो वो मुसलमान चुन के आते। आज बड़ी तनख्वाहें इनके घर में जा रही हैं, इनका घर चल रहा है। ये अमीर अपनी प्रॉपर्टी से नहीं हुए, चाहे पंडित नेहरू जी रहे हों या उनका परिवार रहा हो। सर ओवैसी भी तो सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ओवैसी जी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ओवैसी जी, आप लॉयर हैं, आप बैरिस्टर हैं। मैं आपसे बहुत ही बड़ी विनम्रता से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपको सही राह दिखानी चाहिए थी, आपको सही राह दिखानी चाहिए थी। आप पूछिए, कांग्रेस से सवाल करिए कि जिन जगहों पे ये मुसलमान जीत करके वायनाड 80% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र राहुल गांधी अपने बाद में प्रियंका गांधी को लाते हैं, क्या कोई मुसलमान नज़र नहीं आया इन्हें? ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती। बीजेपी टिकट अगर देगी, बीजेपी अगर उन्हें हिस्सेदारी देगी तो ये क्या काम करते हैं? जब इलेक्शन आता है तो यही मीडिएटर, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये जाते हैं और ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं बीजेपी को जो हराए उसे वोट दो। तो नतीजा ये होता है कि मुसलमान उन सारी बातों को समझ नहीं पाता, इनके झांसे में आ जाता है। आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब मुसलमानों को ये मालूम हुआ कि हम किसी योजना के अंदर हमें कहीं वंचित नहीं किया जा रहा है, आपके कच्चे मकान पक्के बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, मुद्रा लोन में कोई जिस तरह से अन्य लोगों को शामिल किया गया, आपको भी शामिल किया गया है। जब उन्हें ये लगा कि अब हमारे बच्चे आगे आने लगे हैं तो इन्हें चिंता हो गई। 50 से ज़ायद बच्चे, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है देश में, दंगे नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इतने दंगे होते थे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम तंजीमें ये क्या काम करते थे? ये रिलीफ जमा करके मुसलमानों की रिलीफ जमा किया करते थे दंगों के नाम के ऊपर। अब धीरे धीरे किस चीज़ के नाम पे ये चंदा मांगेंगे? तो वही गरीब आदमी जो बेचारा दो टाइम की रोटी जुटाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, उसी से ये चंदे की शक्ल में जिस तरह से उनकी जेबों को काटते थे, तो आज इन्हें ये नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बात इन्हें ये नज़र आ रहा है कि आज मुसलमान अगर अवेयर हो जाएगा, और वो क्यों अवेयर होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों से ये एड्रेस करके कह रहा हूँ कि आप याद रखो कि जिन लोगों से तुम्हें डराया है, जिनसे भयभीत किया है, ये वो लोग हैं जो पशु पक्षियों की बात करते हों। आप इस लॉजिक को तो समझ लो, जो पर्यावरण की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर रहते हुए हमने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर मुसलमानों के बच्चों को, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, पसमानदा समाज के बच्चे होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया। उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। धार्मिक एजुकेशन भी पढ़ो और एनसीईआरटी भी पढ़ो, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन होगी तो वो आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। बीजेपी की सरकार को लेकर तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं ना कहीं मुसलमानों की ज़मीनों को छीन लिया जाएगा, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, और यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि हकों को छीना जा रहा है। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि इस कानून के चलते आम मुसलमान की भी भागीदारी इसमें बढ़ेगी, महिलाओं को भी इसमें मौका दिया जाएगा। तो दिक्कत क्यों आ रही है सर महिलाओं की भागीदारी? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही। किरण रिजिजू जी को मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, और उन्होंने जो विज़न रखा सामने बिल्कुल सही, वो क्योंकि माइनॉरिटी से आते हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि भाई इससे गरीब महिलाएं आगे आएंगी, महिलाओं को लाभ होगा, पसमानदा समाज को लाभ होगा, वंचित समाज को लाभ होगा, उनके एजुकेशन में इजाफा होगा, उनकी जीवन अच्छा होगा। क्यों? जब 12,000 करोड़ जो राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने कहा है, जब उसकी आमदनी अर्जित होगी तो फ़ायदा किस होगा? मुसलमानों को। विपक्ष की दुकानें बंद हो जाएंगी? बिल्कुल, विपक्ष की दुकानें बंद नहीं, उन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, और मुसलमानों को उन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके जो मेन मुख्य धारा से काटा है, उसका जवाब तो इन्होंने आवाम को भी देना होगा, मुसलमानों को भी देना होगा। और जिस तरह से देश के साथ इन्होंने ज्यादती की है, कोई एक समाज भी अगर विकास से वंचित रह जाएगा तो वो देश विकसित नहीं कहलाएगा, और वो काम बिल वापस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम
बड़ी सड़कों पर निकलेंगे, शाहीन बाग बड़ी ताकत के साथ मुसलमानों से ये बात कहेंगे। आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर गौर करो कि इनका आप एक चीज़ का ज़रा जायज़ा लीजिएगा। मुसलमानों से कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये देखिएगा कि जो आंदोलन चल रहा है, इनके बच्चे भी हैं कि नहीं उसमें। आप आइए, अगर आपको कहीं अलग लग रहा है, आप ओवैसी साहब के बच्चे आगे होने चाहिए। आज इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के बच्चे आगे होने चाहिए। जितने ये लोग मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बस सिर्फ मुसलमानों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि ये भेड़िए हैं, अपने बच्चों को इन भेड़ियों से बचाइए। इनका मंशा क्या है कि आपके बच्चों पे कार्रवाई हो, आपके बच्चे जेल में जाएं। वो तोड़फोड़ करेंगे तो जेल में जाएंगे। इनका फ़ायदा क्या होगा? उनके अंदर असंतोष पैदा होगा। शाहीन बाग बनाने वाले लोगों से बिल्कुल। तो अब जो शाहीन बाग की आवश्यकता नहीं है, आप आइए ना, पूरी सरकार आपके सामने खड़ी हुई है। आपसे कह रहे आप इस पे इन्हें क्या वो हो रहा है कि आप ये बताइए कि 60 साल के अंदर इन्होंने क्यों नहीं उस पर अस्पताल बनाए, इन्होंने क्यों नहीं कॉलेज बनाए, इन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर। और एक और गज़ब की बात है, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे ये पूछिएगा कि उस संपत्ति के ऊपर जिसकी आमदनी हज़ारों करोड़ में होनी चाहिए थी, इन्होंने लीज पर दे करके 100 रुपए के अपने मॉल बना लिए। यानी किराए जिस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, आप किराएदार हैं, आपने अन्य किराएदार बना लिए। तो वो जो किराया आपके यहाँ आ रहा है तो आप तो अमीर हो गए। तो ये जो मुसलमान जिनके लिए वो उसकी आमदनी जानी चाहिए थी, आज अगर सरकार ये चाह रही है कि भाई हम वो पैसा इन पे खर्च होगा और उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो आप घबरा क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अब रह गई बात, आप ये कहें कि भाई आप ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ देश हमारा संविधान से चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सारे कोर्ट में जाइए। वहाँ भी तो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी तो पूछेगा कि 60 साल के अंदर तुमने उसका मिसयूज़ क्यों किया। वो राजेंद्र सिंह सच्चर की उस रिपोर्ट को भी तो कभी तो अध्ययन करेगा कि उन्होंने ये कहा कि जो 170 करोड़ जिसके इस वक्त जिसकी आमदनी है, उसे 12,000 करोड़ बनाया जा सकता था, आपने क्यों नहीं बनाया। और 60 साल के अंदर जिस तरह से एक लंबा कार्यकाल इन विपक्ष के लोगों को मिला है, जो कल रोल कर रहे थे, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने उसका मिसयूज़ किया कीमती जगहों पर। आज अगर वो कीमती जगह इनसे निकाली जाएगी, इन्हें खाली करना पड़ेगा, तो जब ये खाली करने की बात आएगी तो ये, क्योंकि ये सड़कों पर आ जाएंगे, और जो सड़कों पे जिन्हें लाना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप इंतज़ार करिए, विश्वास करिए। एक साधारण घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो दूसरों के दुख और दर्द को जानता है, ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।